मुंबई की है। मुंबई के चेंबूर कॉलोनी के हनुमान मंदिर के पास स्थित ओल्ड बैरक इमारत की पहली मंजिल पर 22 वर्षीय मंजू वर्मा ने एक कमरा किराए पर लिया था। दरअसल मंजू वर्मा राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसका एक भाई राहुल था। परिवार की हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसके पिता रोहिताश वर्मा गांव में मामूली किसान थे। थोड़ी जमीन पर मेहनत करके परिवार का गुजारा करते थे। गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई थी। घर में पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मंजू बहुत परेशान रहती थी। जैसे ही वह बड़ी हुई, उसने सोचा पापा का बोझ कम करना चाहिए, कुछ पैसे कमाने होंगे। इसी सोच के साथ उसने मुंबई जाने की ठानी और परिवार को बता दिया। मुंबई में उसकी बुआ की बेटी पहले से रहती थी, इसलिए घर वालों ने मंजूरी दे दी और मंजू निकल पड़ी। मुंबई पहुंचते ही रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन काम ढूंढना आसान नहीं था। कई जगह कोशिश करने के बाद भी कोई सही नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने बियर बार की तरफ रुख किया। उस समय मुंबई में सुंदर और स्वस्थ लड़कियों के लिए बियर बार हमेशा खुले रहते थे। मंजू को चेंबूर के पद्मा बियर बार में बारमेड की नौकरी मिल गई। वहां उसे अच्छा वेतन और टिप्स मिलती थी। मंजू मेहनती थी। बार में आने वाले ग्राहक खुश रहते और मालिक शेट्टी भी उसे बहुत मानता था। मंजू जो कमाती उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रखती और बाकी घर भेज देती। धीरे धीरे मंजू के घर की हालत भी सुधरने लगी। रहने के लिए उसने चेंबूर कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लिया। वहीं से उसकी मुंबई में नई जिंदगी शुरू हुई। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई राहुल को भी मुंबई बुलाया और उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई दिलाने के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवा दिया। भाई के रहने का इंतजाम भी मंजू ने स्कूल के हॉस्टल में कर दिया था। सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 28 मई 2015 की रात रोहिताश वर्मा और उनकी पत्नी के लिए बहुत डरावनी बन गई। दोनों बड़ी बेचैनी के साथ अपनी बेटी मंजू के फोन का इंतजार कर रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन मंजू का कोई फोन नहीं आया। इससे उनके मन में तरह तरह की चिंता और डर उठने लगा। आखिरकार उन्होंने बार बार उसे कॉल करना शुरू किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मंजू का फोन लगातार बंद था। करीब 40-50 बार फोन करने के बाद भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, जो उनके लिए चिंता का बड़ा कारण था। यह असामान्य था क्योंकि मंजू व्यस्त रहने के बावजूद अपने माता पिता को हमेशा समय समय पर कॉल करती रहती थी। रोहिताश वर्मा और उसकी पत्नी अपनी बेटी मंजू की चिंता में 1 दिन और 2 रातें पूरी कर चुके थे। चिंता इतनी थी कि उन्हें नींद भी नहीं आई। आखिरकार रोहिताश वर्मा ने मुंबई में रहने वाली अपनी बहन की बेटी सजनी से मदद मांगी। सजनी मंजू के घर गई, लेकिन वहां ताला लगा था। पास पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मंजू कई दिनों से कहीं नहीं दिखी और फोन भी नहीं उठाती। यह सुनकर रोहिताश वर्मा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यह खबर अपनी पत्नी को भी सुनाई। इसके बाद परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वे खुद मुंबई जाएं और अपनी बेटी का पता लगाएं। 7 जून 2015 को रोहिताश वर्मा अपनी पत्नी और बेटे राहुल के साथ सुबह 8 बजे जयपुर से सुपरफास्ट ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंचे। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने वहां रहने वाली अपनी भांजी सजनी को फोन किया और उसे मंजू के घर जाने के लिए कहा। फिर रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर वे सीधे मंजू के चेंबूर स्थित घर पहुंचे। उसी समय सजनी भी मंजू के घर पहुंच गई। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने महसूस किया कि मंजू के कमरे से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। कमरे में ताला लगा हुआ था और किसी के पास उसकी चाबी नहीं थी। उन्होंने चेंबूर के संतोषी माता मंदिर के पास रहने वाले एक चाबी वाले को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने आने से मना कर दिया क्योंकि घर का असली मालिक मौजूद नहीं था। मंजू के घर पर कई दिनों से ताला लगा हुआ था और अंदर से बदबू आने लगी थी। जब उसके माता पिता और भाई राहुल वहां पहुंचे तो पास पड़ोस के लोगों को शक हुआ। मामला संदिग्ध लगने पर उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी को चेंबूर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश देवले ने बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को बुलाकर इस मामले को दर्ज करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया और इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर खोल्लम, असिस्टेंट इंस्पेक्टर विशाल गायकवाड़, अनिल शिर्के और कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। जब पुलिस टीम वहां पहुंची, तब तक मंजू के माता पिता, भाई और कई रिश्तेदार वहां जमा हो चुके थे। आसपास काफी लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने दूर हटाया। मंजू के माता पिता और भाई से पूछताछ करने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश देवले ने घर का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। दरवाजा टूटते ही तेज दुर्गंध फैल गई। पुलिस टीम ने नाक पर रूमाल बांधकर अंदर प्रवेश किया और सामने कमरे के बेड पर मंजू का खून से लथपथ शव पड़ा था, जिस पर कपड़े नहीं थे। खून सिर्फ शव पर ही नहीं, बल्कि कमरे की दीवारों पर भी बिखरा हुआ था। मृतका के सिर पर बड़ा घाव था, जिससे साफ था कि उसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। देखने से लग रहा था कि हत्या शायद 1 हफ्ता पहले हुई थी। शरीर का रंग काफी काला पड़ गया था और उसमें सड़न भी शुरू हो गई थी। गले पर गंभीर चोटें थीं। घटनास्थल की जांच पड़ताल में पुलिस टीम को लोहे का तवा और दीवार पर लिखा एक मोबाइल नंबर मिला। इसके अलावा कोई संदिग्ध चीज नजर नहीं आई।
चैनपुर पुलिस थाने के अधिकारी घटनास्थल की जांच कर ही रहे थे कि तभी सूचना मिलने पर परिमंडल 6 के पुलिस उपायुक्त संग्राम सिंह निशालदार और सहायक पुलिस आयुक्त भीमदेव राठौर वहां पहुंच गए। उनके साथ पुलिस फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम भी थी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश देवले ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सभी औपचारिकताएं पूरी की। लाश का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। कार्रवाई के बाद थाने लौटकर सीनियर इंस्पेक्टर देवले ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया और तफ्तीश की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर खोल्लम को सौंप दी। ज्ञानेश्वर खोल्लम ने तुरंत तफ्तीश शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम बनाई। पुलिस टीम ने अपनी जांच की शुरुआत मंजू के माता पिता और उनके जान पहचान वालों से की। पूछताछ में मंजू के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी का किसी फिरोज नाम के व्यक्ति से करीबी रिश्ता था। वह अक्सर मंजू के पास आता जाता रहता था। उन्होंने शक जताया कि शायद वही मंजू की हत्या करके उसकी सोने की अंगूठी, पर्स, पैसे और मोबाइल फोन लेकर भाग गया होगा। माता पिता और भाई से पूछताछ के बाद यह तो साफ हो गया कि मंजू का किसी फिरोज नाम के व्यक्ति से संबंध था। लेकिन यह फिरोज कौन था, कहाँ रहता था और उसने मंजू की हत्या क्यों की, यह सब अब रहस्य बनकर रह गया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर विशाल गायकवाड़ और उनकी टीम ने मंजू के कमरे की दीवार पर लिखा मोबाइल नंबर जांचने का फैसला किया। इस नंबर की सीडीआर निकलवाने पर पता चला कि यह सुरेंद्र करण सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो ई ब्लॉक माहौल गांव चैम्बूर का रहने वाला था। पुलिस टीम जब सुरेंद्र करण सिंह के पास जांच करने गई तो वह वहां मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह वाशीनाका, अशोकनगर, म्हाड़ा कॉलोनी चैम्बूर में रहता है। पुलिस ने सुरेंद्र करण सिंह को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि सिम कार्ड उसका सही है, लेकिन उसका दोस्त फिरोज इसका इस्तेमाल करता था। सुरेंद्र ने बताया कि फिरोज बांद्रा के कर्ण उर्फ इम्तियाज की दुकान पर काम करता है। पुलिस टीम सुरेंद्र को लेकर बांद्रा गई और कर्ण की दुकान पर पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कर्ण ने बताया कि फिरोज उनके यहां काम करता था, लेकिन करीब 7 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया था। इसके बाद फिरोज मंजू के परिवार और पुलिस की नजर में आ गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कई कोशिशों में असफल होने के बावजूद पुलिस टीम हताश नहीं हुई। उन्होंने फिरोज की तलाश बड़े जोश और मेहनत से जारी रखी। फिरोज पेशे से टेलर मास्टर था। पुलिस को उसका फोटो मिल गया और उस फोटो को लेकर टीम अलग अलग हिस्सों में बंटकर काम कर रही थी। मुंबई की कई दुकानों में जाकर लोगों को फिरोज का फोटो दिखाया गया और पूछताछ की गई, लेकिन फिरोज इस कदर छिप गया था कि पता ही नहीं चला वह मुंबई के किस इलाके में चला गया। मंजू की हत्या को लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला था। 28 जून 2015 की दोपहर पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि जिस फिरोज को वह तलाश रही वह साठे नगर में जायसवाल राशन की दुकान के पास किसी घर में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही पुलिस टीम तुरंत उस जगह छापा मारने गई और फिरोज को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी ली गई। उसके पास 120 रुपए नकद, मंजू का पासपोर्ट, 11 फोटो और एक चाबी मिली। ये सभी चीजें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। फिरोज को पुलिस थाने ले जाकर सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश देवले के सामने खड़ा किया गया। ज्ञानेश देवले ने फिरोज से कुछ जरूरी सवाल पूछे, लेकिन वह ठीक तरह से जवाब नहीं दे सका। इसके बाद देवले ने उसे इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर खोल्लम और इंस्पेक्टर विशाल गायकवाड़ की टीम के हवाले कर दिया ताकि उसकी विस्तृत पूछताछ की जा सके। शुरुआत में फिरोज खुद को निर्दोष बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। फिरोज के बयान से मंजू वर्मा हत्याकांड की असली कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। 36 साल का फिरोज खान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। उसके घर में माता पिता और 2 भाई बहन थे। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर पाया। घर में सिलाई कढ़ाई और जरदोजी का काम होता था, जिसमें वह थोड़ा बहुत माहिर था। 21 साल की उम्र में घर वालों की मर्जी से वह मुंबई आ गया। मुंबई में एक परिचित के जरिए उसे बांद्रा के कर्ण उर्फ इम्तियाज की दुकान में काम मिल गया। वहां वह टेलरिंग और जरी का काम करने लगा। थोड़े समय तक मुंबई में काम करने के बाद उसके घर की हालत सुधर गई। इसके बाद उसके माता पिता ने दिल्ली में रहने वाले एक रिश्तेदार की लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दरार आ गई। 2011 के शुरुआती दिनों में उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद फिरोज मुंबई लौट आया। थोड़े बहुत पैसे जमा कर उसने चैम्बूर सम्राट अशोकनगर की नवजीवन सोसाइटी के सामने जायसवाल चाल में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। तलाक हुए अभी 1 साल ही हुआ था कि उसकी जिंदगी में मंजू आ गई। करीब 3 साल पहले 2012 में फिरोज की मंजू से मुलाकात उसके दोस्त सुरेंद्र करण सिंह के जरिए हुई थी। सुरेंद्र और फिरोज की दोस्ती बांद्रा में काम करते वक्त हुई थी। उस समय मंजू अपने भाई राहुल के साथ सुरेंद्र के पड़ोस में रहती थी। फिरोज कभी कभार सुरेंद्र से मिलने जाता तो उसकी नजरें मंजू पर पड़ जाती। कमसिन और सुंदर मंजू को देख फिरोज के दिल में हलचल मच जाती थी। शुरू में तो फिरोज मंजू से ठीक से नजर भी नहीं मिला पाता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मंजू बियर बार में काम करती है तो उसका हौसला बढ़ गया।
मंजू का दीवाना वह पहले से ही था। फिर होली पर जब वह अपने दोस्त सुरेंद्र करण सिंह के साथ होली खेलने गया तो वहां उसे मंजू भी मिली। इसके बाद वह धीरे धीरे मंजू के और करीब आने लगा। धीरे धीरे उसने मंजू के पीछे इतना पड़ना शुरू कर दिया कि काम धाम तक छोड़कर उसके पीछे घूमने लगा। अब वह मंजू से मिलने उसके बियर बार और घर पर भी जाने लगा। अब फिरोज मंजू को न सिर्फ महंगे उपहार देने लगा बल्कि उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखने लगा। फिरोज की इन बातों से मंजू को भी समझ आ गया था कि वह उससे क्या चाहता है। वैसे भी जिस माहौल में मंजू काम करती थी वहां उसे एक अच्छा साथी चाहिए था। जल्दी ही दोनों ने अपनी अपनी हदें तोड़ दी। एक बार हद लांघने के बाद अब जब भी मौका मिलता दोनों मिलकर अपने दिल और शरीर की इच्छाएं पूरी कर लेते। इसके अलावा जब मंजू को फिरोज की जरूरत महसूस होती तो वह उसे फोन कर बुला लेती। उसने उसका मोबाइल नंबर अपने कमरे की दीवार पर लिख रखा था। लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल सका। वजह यह थी कि मंजू अब भी कम उम्र की थी और फिरोज उससे काफी बड़ा था। वह मंजू की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था। इसी कमजोरी की वजह से उसे अक्सर मंजू के ताने सुनने पड़ते जो सुनकर उसका खून खौल उठता। घटना से ठीक पहले यानी 4 मई 2015 को मंजू अपने भाई राहुल के साथ अपनी चचेरी बहन की शादी में गांव चली गई थी। शादी के बाद वह 24 मई को अकेले मुंबई वापस आ गई। उसके भाई राहुल को स्कूल में 1 महीने की छुट्टी मिली थी, इसलिए वह छुट्टी खत्म होने के बाद ही लौटता। जब फिरोज को पता चला कि मंजू गांव से मुंबई लौट रही है तो वह दौड़ते भागते उसके पास पहुंचा। घर में मंजू को अकेला पाकर वह बहुत खुश हुआ। वह काफी देर तक उससे उसके घर, गांव और माता पिता के बारे में बातें करता रहा। बाद में जब फिरोज ने मंजू से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही तो पहले मंजू तैयार नहीं हुई, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर वह मान गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे के पास बैठे रहे, लेकिन अचानक मंजू ने फिरोज को बेड के नीचे फेंक दिया और उसे गालियां देते हुए नामर्द और हिजड़ा कहने लगी। मंजू की दी हुई गालियां सुनकर फिरोज का धैर्य टूट गया। उसने अपना होश खो दिया और किचन में जाकर लोहे का तवा उठाया। उसी तवे से उसने मंजू के सिर पर कई वार किए। मंजू गंभीर रूप से घायल होकर फर्श पर गिर गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मंजू की मौत के बाद फिरोज ने उसे वहीं छोड़ दिया और घर का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। पुलिस ने फिरोज से लंबी पूछताछ की और उसके खिलाफ मंजू की हत्या का मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया।